नमस्कार। मेरे चैनल पर जुड़ने वाले मेरे सभी युवा मित्रों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, ये समय चुनावों का है और अब बहुत जल्द दशहरा और दिवाली का त्यौहार भी आने वाला है। बिहार का एक महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला, विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी 28 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं जो वहाँ की सरकार की दशा दिशा को तय करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी जगहों पर उपचुनाव भी होने वाले हैं, परंतु एक खबर जो आज शाम में आई वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। दरअसल चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 11 राज्यसभा चुनावों की अधिसूचना जारी की। 10 राज्यसभा के सीटें खाली हो रही हैं उत्तर प्रदेश से और एक सीट उत्तराखंड की। तो इन 11 सीटों के जो मेंबर्स हैं इनका कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त होने वाला है। चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। नामांकन भरने की तिथि 20 अक्टूबर 2020 और आखिरी तिथि 27 अक्टूबर 2020 को है। और अगर ज़रूरत पड़ी तो चुनाव 9 नवंबर को कराए जाएंगे और उसी दिन जो है रिजल्ट्स भी अनाउंस किए जाएंगे। तो ये राज्यसभा के चुनाव इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्यों ये चुनाव खास करके जो रूलिंग पार्टी है या रूलिंग गठबंधन है उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो संख्या बल है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में उसके हिसाब से एनडीए या एनडीए क्या भाजपा ही ने भाजपा कम से कम 9 सीटें या ज़्यादा से ज़्यादा 10 सीटें जीत सकती हैं। गणित के हिसाब से आप देखें तो उत्तर प्रदेश में 10 सीटें हैं और जो वहाँ की स्ट्रेंथ है असेंबली की 403, उसमें से 7 सीटें रिक्त हैं जिसमें कुछ सदस्यों की मृत्यु हो गई या फिर वो लोकसभा के लिए चुने गए या वो अयोग्य घोषित किए गए। तो 7 सीटें अभी खाली हैं जिसका उपचुनाव होने वाला है। परंतु जो चुनाव हो रहे हैं उसके परिणाम तब तक नहीं आएंगे, तो 396 सीट ही मान के हम चलें, जिसमें से भाजपा को 306 सीटें हैं और उसके सहयोगी दल अपना दल को 9 सीटें हैं। इसके अलावा 3 निर्दलीय उसे बाहर से समर्थन दे रहे हैं। तो जो गणित बैठता है मित्रों राज्यसभा में चुनावों का, उसमें यह होता है कि जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स होती हैं उसमें आप जो जैसे यहाँ पर राज्यसभा की स्ट्रेंथ है विधानसभा की स्ट्रेंथ है 396, क्योंकि 7 सीटें खाली हैं, रिक्त हैं। तो 396 सीटें खाली हैं, 396 मेंबर्स हैं और उस 10 सीटें खाली हैं। तो 10 + 1 11, तो 396 को 11 से आप डिवाइड करिए, भाग दीजिए और उसमें 1 जोड़ दीजिए। तो 396 डिवाइडेड बाय 11, तो ये होता है 36 और 1 उसमें और जोड़ दीजिए तो 37। तो मिनिमम जो फर्स्ट प्रेफरेंस वोट है वो 37 वोट चाहिए एक सीट जीतने के लिए। तो भाजपा के पास 306 सीटें, 306 मेंबर्स हैं अपने के, तो 8 सदस्यों को जीत दिलाने के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस वोट को उसको 296 नंबर्स चाहिए, 296 सदस्यों की गणना चाहिए। तो भाजपा 8 सीट प्लस 10 उसको सरप्लस वोट हो गए, 10 प्लस अपना दल के 9 और 3 निर्दलीय 22। इसके अलावा नरेश अग्रवाल के सुपुत्र जो नितिन अग्रवाल है, शायद उनका नाम है, ये भी एक तरह से भाजपा के पक्ष में ही है। इसके अलावा कांग्रेस के जो 7 सदस्य हैं उसमें से 2 तो बागी हो गए, जिसमें कि एक जो मुख्य रूप से अदिति सिंह हैं और एक नेता एक मेंबर और है। तो इस प्रकार भाजपा अगर चाहे तो जुगाड़ करके और दूसरी पार्टियों से समर्थन लेके 9 सीटें जीत सकती है। और चूँकि समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ 48 सदस्य हैं तो वो मैक्सिमम 1 सीट जीत सकती है। बसपा के पास 18, कांग्रेस के पास 7 और उसके अलावा सुहेलदेव पार्टी जो है ओम प्रकाश राजभर की, उसके पास 4 मेंबर्स हैं। तो कुल मिलाकर जो आंकड़े कहते हैं, जो स्टैटिस्टिक्स है, जो गणित है, उसके हिसाब से बीजेपी अपने दम पर 8 + 1 सरप्लस वोट अगर अपोजिशन से मिले तो, और उत्तराखंड में 1 सीट ही है तो बीजेपी आराम से वो 1 सीट जीत जाएगी, निर्विरोध ही जीतेगी, क्योंकि प्रचंड बहुमत है विधानसभा में। तो 10 सीट में जो आंकड़ा है अभी के हिसाब से 3 सीट बीजेपी के पास है, 3 सीट बीजेपी के पास है, 4 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं, 2 बहुजन समाज पार्टी के पास और 1 कांग्रेस के पास है। तो 10 ये है स्थिति। इसमें से अगर जो अभी आने वाले चुनाव होंगे उसमें बहुजन समाजवादी पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, 5 से उसे सिर्फ 1 सीट ही मिलेगी, तो 4 सीटों का नुकसान।
बहुजन समाज पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाएगी और कांग्रेस भी एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। तो कांग्रेस के तो वहाँ नेता हैं पीएल पुनिया, जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है 25 नवंबर को। इसके अलावा जो नेता जिनके कार्यकाल समाप्त हो रहे हैं उनमें हरदीप पुरी जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, नीरज शेखर जो पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी के सुपुत्र हैं, जो पहले समाजवादी पार्टी में ही थे, जो बाद में उन्होंने उससे इस्तीफा दिया और उपचुनाव के माध्यम से भाजपा को ज्वाइन किया और उपचुनाव के माध्यम से वो फिर से राज्यसभा पहुंच गए। इसके अलावा अरुण सिंह, तो ये 3 भाजपा के सदस्य हुए जो रिटायर हो रहे हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, मुलायम सिंह यादव के चचेरे भाई रवि प्रकाश वर्मा, चंद्रपाल सिंह यादव और जावेद अली खान, ये सपा के, राजाराम और वीर सिंह बसपा के और पीएल पुनिया कांग्रेस के, ये 10 लोग रिटायर हो रहे हैं। तो 10 में से भाजपा 8 या 9 जीतेगी और 1 समाजवादी पार्टी जीतेगी और उत्तराखंड में 1 सीट जो है वो भाजपा जीतेगी, वो रिक्त हो रही है, राज बब्बर रिटायर हो रहे हैं। तो अब इसका ये समझिए कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो अभी की अगर राज्यसभा की स्थिति देखी जाए तो भाजपा अपने बेस्ट केस सिनेरियो में थी अभी तक। तो जो एनडीए की स्ट्रेंथ है अभी राज्यसभा में, भाजपा के 86 सीटें हैं। शायद एक सदस्य जो कर्नाटक से चुने गए थे उनका निधन हो गया कोरोना के कारण, तो 85, तो वो भी चलो वो भाजपा की सरकार है तो 86 मान के चलें। और 86 में यहाँ कम से कम 6 या 7 प्लस होंगे, क्योंकि 3 ऑलरेडी इनके एग्जिस्टिंग मेंबर हैं, तो 7 जो तो 93 के आसपास होता है। और एनडीए का जो स्ट्रेंथ है इसमें 93 में बीजेपी हो जाएगी, 5 अपना ये जनता दल यूनाइटेड 98 हो गए। इसके अलावा जो AIADM के शायद 13 सीटें हैं। इसके अलावा असम गण परिषद, मिजो नेशनल फ्रंट, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट और 7 नॉमिनेटेड मेंबर हैं। तो इसके बाद बीजेपी और एनडीए बहुत नज़दीक होगी। जादुई आंकड़े जो मेजॉरिटी है 122 की, 244 जो राज्यसभा की स्ट्रेंथ है 245, तो 123 चाहिए, तो उसके बहुत करीब पहुंच जाएगी। इसके अलावा TRS, बीजू जनता दल और YSRCP जिसके 6 मेंबर हैं, इन लोगों ने भी समय समय पर एनडीए का सहयोग किया है बहुत सारे बिल को पास कराने के लिए, जिसमें से धारा 370 हो हटाने का जो प्रावधान था, ट्रिपल तलाक बिल, जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट था। तो एक तरह से आप देख लीजिए कि बहुत आसानी से एनडीए अगर इन 3 पार्टियों को जोड़ लिया जाए तो 135-140 के आसपास पहुंच रही है। हालांकि शिवसेना और अकाली दल के एनडीए से बाहर जाने के बाद 5-6 सदस्यों की कमी हुई है, परंतु जो भाजपा आने वाले समय में जो राज्यसभा में उसकी सीटें बढ़ेंगी तो उससे उसकी भरपाई हो जाएगी। आप याद करिए जो NDA 1 था 2014 से 2019, वहाँ पर चूँकि संख्या बल में ये काफ़ी कम पड़ते थे और राज्यसभा में इनका बहुमत नहीं था, तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार कांग्रेस ने और एवं अन्य पार्टियों ने बहुत सारे बिल को अटकाया, लटकाया और भटकाया, जिसमें से लैंड एक्विजिशन एक्ट हो, ये तो खैर पास ही नहीं हुआ। GST पास कराने के लिए भी बहुत मनोबल करना पड़ा और बहुत सारे बिल को ये सेलेक्ट कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी में बैठकर बहुत समय तक अटकाते थे। तो सोचिए कि जो सरकार जो है जिसको बहुमत मिला हुआ है, जनता के बीच गई और उसे प्रचंड बहुमत मिला, उनसे पार्टी को फुल मेजॉरिटी मिली, उनके बिल ही जो है पास नहीं होते थे, क्योंकि बिल पास होने के लिए मनी बिल के अलावा, मनी बिल तो खैर राज्यसभा से लोकसभा से पास हो जाएगा तो वो कानून बन जाता है, तो बिना लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के द्वारा पारित किए जाने नहीं जब तक किया जाता तब तक वो कानून का रूप नहीं लेता। तो बहुत परेशानी हुई थी नरेंद्र मोदी की सरकार को पिछले अपने कार्यकाल में राज्यसभा से बिलों को पास कराना, क्योंकि आपको मनोबल करिए, कुछ गिव एंड टेक करिए, डिस्कशंस करिए, और बहुत ही कांग्रेस का रवैया बहुत हॉस्टाइल रहा पिछले कार्यकाल में, उनके पास नंबर्स थे। इसके अलावा जो तृणमूल कांग्रेस और ऐसी जो DMK, ये इन लोगों का भी रवैया भी काफ़ी सकारात्मक नहीं था। तो अब की स्थिति थोड़ी अनुकूल होती हुई, बहुत हद तक अब अनुकूल है, और लगभग 1984 के बाद ये स्थिति होगी कि दोनों सदनों में जो रूलिंग पार्टी है उसको मेजॉरिटी है। तो आशा करते हैं कि अगर ये जैसे ही नवंबर में के चुनाव होते हैं और नए सदस्य शपथ लेते हैं
तो राज्यसभा में कम से कम जो बिल अटकते थे पहले, या फिर जो वीटो होता था अपोजिशन पार्टी को, किसी बिल को रोक दें या फिर बोलें कि सेलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए, स्टैंडिंग कमेटी में भेज दीजिए, तो वो नहीं होगा। और इससे न्यायिक प्रक्रिया में और जो विधायिकी प्रक्रिया है वो और तेज होगी, सरकार को और बल मिलेगा, उत्तर प्रदेश को और अधिक मजबूती मिले, क्योंकि उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं, जो कि सबसे अधिक है भारत में। तो ये काफ़ी भाजपा के लिए स्थितियां अनुकूल होंगी, और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो वो है ही, तो अब लगभग वो टचिंग 100 हो जाएगी कुछ समय में। और बिहार के चुनाव अगर अच्छे रहे और तो हो सकता है कि आने वाले समय में और भी उसके राज्यसभा के सीट की बढ़ोतरी हो। अगले वर्ष बंगाल के चुनाव होने वाले हैं, आसाम के चुनाव वाले हैं, तो वहाँ भी अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है। तो कम से कम अगले 4-5 साल तक तो यही लगता है कि बीजेपी राज्यसभा में एक डोमिनेंट पार्टी होगी। तो चलिए, ये विषय मुझे लगा कि काफ़ी आवश्यक है बिहार और मध्य प्रदेश के चुनाव के बीच में ये जो अधिसूचना जारी हुई राज्यसभा के चुनावों की। तो आशा करते हैं कि इससे जो भी निर्णय लेंगे एनडीए की सरकार, जो भी निर्णय लेगी उससे देश को गति मिलेगी, तरक्की मिलेगी और किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं होगा। अगर आपको मेरे कंटेंट्स अच्छे लग रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।